एप्पल गिरने से रॉकेट उड़ने तक सब कुछ न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन का खेल है बच्चों। आज एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को करेंगे क्रिस्टल क्लियर। लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स में होगा नो फियर। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनके पीछे छुपे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में अच्छे से समझेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के अप्रोच को समझेंगे। इनफैक्ट इस वीडियो को आप सिर्फ देखोगे नहीं बल्कि मेरे साथ साथ आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करोगे, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली होंगे क्रिस्टल क्लियर। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मेरा दावा है कि अगर आप इन सारे वीडियोस को मेरे साथ साथ करते रहोगे तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आप बिल्ड करोगे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, दैट्स फॉर श्योर। सो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सभी लोग एनर्जाइज्ड हो टू वॉच दिस वीडियो, टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस विथ मी एंड टू मेक फिजिक्स सिंप्लीफाइड with me। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। सुपर। तो बच्चों, आई थिंक वी आर ऑल सेट टू गेट स्टार्टेड, राइट? तो यहाँ पर स्क्रीन पे हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी का जोश है बिल्कुल हाई, ताकि हम सारे के सारे क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करें। हालांकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर करेंगे और अगली वीडियो में हम 13 से लेके 23 कवर करेंगे, ठीक है? तो पहले बता देती हूँ कि लॉज ऑफ मोशन एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे आसपास के डे टू डे लाइफ के ही प्रॉब्लम्स हैं। हर एक प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे, रिलेट करके अगर समझोगे तो बहुत इजीली समझ भी पाओगे, ठीक है? तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के। सबसे पहले लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में कि फॉर सिंप्लिसिटी इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस टेक g हैज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है हम इस पूरे एक्सरसाइज में 9.8 के जगह 10 ले लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है? तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। कुछ सिनेरियोज हैं, हमें बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा। अब फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात भी करेंगे, साथ ही साथ इसके डायरेक्शन की बात भी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ अ कांस्टेंट स्पीड, राइट? बारिश जब होती है, इमेजिन करो उसी बारिश में से एक ड्रॉप ऑफ रेन, राइट? वो ड्रॉप जो फॉल कर रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब उसकी स्पीड समय के साथ साथ बदल नहीं रही है। सोचने वाली बात है यार, अगर स्पीड बदल ही नहीं रही है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन है? नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? तो अब जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो स्पीड है, अब स्पीड बदल ही नहीं रही है तो एक्सेलरेशन काहेगा? तो इसका मतलब इस वाली ड्रॉप पर जो है, यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेलरेशन जो होगा वो यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया बच्चों, तो फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब फोर्स भी 0 हो जाएगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है? तो अब एक बार हम इस वाटर ड्रॉपलेट पे देख लेते हैं कि किस तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। मतलब नेट फोर्स 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि उस वाटर ड्रॉपलेट पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन वो सारे फोर्सेस इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं एंड इवेंचुअली नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, ठीक है? तो जैसे मान लो अगर हम इस वाटर ड्रॉपलेट की बात करें तो इसका एक मास है, लेट अस से कुछ मास m है, तो इस मास m की वजह से नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो भी मास है उस मास के वर्च्यू से जो हमारे अर्थ का ग्रेविटी है वो तो भाई उसे ऑल टाइम अपनी तरफ खींच ही रहा है ना, तो वो mg जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर ही रहा है। अब जैसे ही ये वाटर ड्रॉपलेट, रेन का ये ड्रॉप जो है ये एटमॉस्फेयर से फॉल कर रहा है, तो इसके मोशन को अपोज कौन कर रहा है?
अपोज करने वाला एयर ड्रैग है, एग्जैक्टली तो एयर का जो ड्रैग है वो उसको अपोज कर रहा है, विस्कोसिटी जो है वो उसको अपोज कर रहा है, राइट। तो एयर ड्रैग जो है वो उसको एयर ड्रैग कह लो या एयर अपथ्रस्ट कह लो, राइट। विस्कोसिटी की बात कर लो, तो इस तरह के जो फोर्सेस हैं ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो एज अ रिजल्ट जो नेट फोर्स है, कुछ फोर्सेस नीचे की डायरेक्शन में, कुछ ऊपर की डायरेक्शन में, सो नेट फोर्स इज 0। ठीक, अगला, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब यहां ध्यान देने वाली बात है फ्लोटिंग ऑन वाटर, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारा कॉर्क है जिसका मास है 10 ग्राम्स, ठीक है। ये पानी में फ्लोट कर रहा है, मतलब ना तो पानी में डूब नहीं गया है, ये पानी में फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है, क्या होगा, मान लो कि इसका मास है m, जो कि दिया हुआ है 10 ग्राम्स। अब इस मास की वजह से नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करेगा mg, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है वो तो भाई आप पानी में हो, जहां भी हो वो आपको खींच ही रहा है एज लॉन्ग एज आप अर्थ के अंदर हो, है ना। तो mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब ये पानी में है तो पानी क्या करेगा, पानी अपना एक अपथ्रस्ट देगा, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊपर की डायरेक्शन में जो आएगा दैट इज योर अपथ्रस्ट, या फिर आप बोलते हो जिसको बायंट फोर्स। बायंसी का कॉन्सेप्ट हम लोगों को तो पता ही है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो ऑब्जेक्ट, पानी जो है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, करेक्ट। तो यहां पर भी उसी तरीके से एक बायंट फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट का वजन ज्यादा होता, मान लो अगर इसका मास काफी ज्यादा होता, तो क्या होता, ये जो mg है ये ज्यादा हो जाता और बायंट फोर्स उसके मुकाबले कम होता। तो एज अ रिजल्ट जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाता, वो नीचे की तरफ सिंक कर जाता, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो नीचे डायरेक्शन में होता, समझ रहे हो। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ये फ्लोट कर रहा है पानी में। फ्लोट कर रहा है मतलब नीचे का जो mg है और ऊपर का जो बायंट फोर्स है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, इस वजह से ये पानी में फ्लोट कर रहा है। अब दोनों फोर्स अगर इक्वल एंड ऑपोजिट है तो इसका क्या मतलब है, इसका तो एक ही मतलब है भाई कि नेट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर भी ये जो दोनों फोर्सेस हैं इक्वल एंड ऑपोजिट होके एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। स्टेशनरी अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आप एक पतंग उड़ा तो रहे हो बट आसमान में जाके एक कोई ऐसा टाइम आया जब वो पतंग जो है ना वो इधर उधर उड़ नहीं रहा है, वो पतंग आसमान में एक जगह पे स्टेशनरी हो गया है, स्टैटिक हो गया है। अब इसको समझने के लिए विजुअलाइजेशन जरूरी है, तो करो विजुअलाइज कि आप पतंग उड़ा रहे हो और ये पतंग को आपने बड़ी स्किलफुली, आपको मतलब आर्ट आती है पतंग उड़ाने की, तो आपने इसको बड़ी स्किलफुली आसमान में एक जगह पे स्टैटिक कर दिया है। अच्छा वैसे तो ये स्किल आपका है बट ये स्टैटिक हुआ किस वजह से है, वहां पर तो फिजिक्स है। क्यों, अब देखो वो जो पतंग है वो आपके हाथ से कैसे जुड़ी हुई है, एक स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, एक थ्रेड से जुड़ी हुई है, राइट। तो यानी कि उस थ्रेड पे एक्ट कर रहा है टेंशन, एग्जैक्टली। अच्छा तो एक तरफ टेंशन का फोर्स एक्ट कर रहा है पतंग पे, दूसरी तरफ जब वो हवा में उड़ रहा है तो एयर का जो अपथ्रस्ट है वो भी है उसमें, एयर भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस पे। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं अगर इसमें से कोई भी फोर्स ज्यादा या कम हो जाएगा तो क्या होगा, पतंग मूव करने लगेगा। मान लो अगर एयर का अपथ्रस्ट ज्यादा हुआ तो पतंग उस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब वहीं अगर मान लो एयर का अपथ्रस्ट कम हुआ तो शायद पतंग नीचे की तरफ ऐसे गिरने लगेगा, राइट। सो बेसिकली उस पतंग में भी बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, राइट। अब ये जो सारे फोर्सेस हैं, अगर पतंग स्टेशनरी है इसका मतलब इस पतंग पे चाहे जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो इस पतंग का mg हो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, चाहे वो इस पतंग के ऊपर एयर ड्रैग हो, राइट। ये सारे फोर्सेस जो भी इस पतंग के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ये सारे फोर्सेस जब एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे तब नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा इसका मतलब पतंग ना तो आगे जाएगा, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे, यानी कि पतंग स्टेशनरी होगा, राइट। तो कुछ ऐसी कहानी यहाँ पर भी हो रही है जहां पर नेट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू 0। अब पतंग पे फोर्सेस कैसे लग रहे हैं वो आप इस विजुअलाइजेशन से ज्यादा अच्छा समझ पाओगे कि किस तरीके से फोर्सेस तो बहुत सारे लग रहे हैं बट इवेंचुअली वो सारे फोर्सेस बैलेंस आउट कर जाने की वजह से उस इंस्टेंट
ऑफ टाइम में पतंग जो है स्काई में स्टेशनरी है। बढ़ेंगे नंबर डी की तरफ, अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। अच्छा, रफ रोड क्यों लिखा हुआ है? रफ रोड मतलब यहां पर फ्रिक्शन सीन में होगा, राइट? तो फ्रिक्शनल फोर्स सीन में होगा। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों लिखा है? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन जहां जीरो हो गया, इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि ये कार है। अब एक कार पे कितने फोर्सेस लग सकते हैं? अब इस कार का भी कुछ तो मास है, उस मास की वजह से नीचे की तरफ लगेगा mg। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कार के जो व्हील्स है ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो उसकी वजह से क्या लगेगा? ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स जो है वो चारों व्हील से लगेंगे, मैंने बस ऊपर ऐसे ही दिखा दिया है कि नेट नेट जो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब ये नॉर्मल और ये mg जो है एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेता है। इनफैक्ट उसी वजह से जो कार है वो ऐसे यूं आसमान में ऊपर नहीं जाती है, या आसमान से नीचे की तरफ नहीं आती है, राइट? सो इट इज सॉर्ट ऑफ बैलेंस्ड। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बात करें, ठीक है, अब देखो ये रोड जो है दिस इज अ रफ रोड, तो इसका मतलब यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी रहेगा। फ्रिक्शनल, अगर गाड़ी आगे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ लाने की कोशिश करेगा, राइट? समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब लेट अस से कि अगर ये जो इंजन है वो गाड़ी को आगे की तरफ पुश दे रहा है, आगे की तरफ फोर्स दे रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? इसको पीछे की तरफ लाने की कोशिश करेगा, राइट? बट इवेंचुअली वो भी जो चीजें हैं यहां पर, चूंकि ये जो गाड़ी है ये कैसे मूव कर रही है? ये चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। नेट नेट कोई एक्सेलरेशन नहीं है। चूंकि नेट नेट कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब नेट नेट कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब जितने भी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं वो क्या है? वो इक्वल एंड ऑपोजिट होके एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दे रहे हैं। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं नंबर ई, जो कि इसका आखिरी वाला पॉइंट है, वो है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। अब यहां पर बच्चों ध्यान दो इस चीज पर, फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, अब इस पे क्या नेट फोर्स होगा? थोड़ा सा सोचो, एक इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन में एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में एक मास होता है, राइट? तो अगर इलेक्ट्रॉन को अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में खुद भी चार्ज है, राइट? बट यहां पर इट इज फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्सेस एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है, तो यानी कि अगर इसको कोई और ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसमें भी मास हो, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स m1 m2 मास वाले, उनके बीच में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकता है। बट यहां पर यह भी लिखा है कि इट इज फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब इसके आसपास ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड है, ना ही कोई दूसरा मास है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये एक ऐसी जगह पर है जहां पर ना तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ना मैग्नेटिक फोर्स, ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा है, राइट? तो इसका मतलब ऐसी स्थिति में भी जो नेट नेट फोर्स इस पर है दैट इज जीरो। तो प्यारे बच्चों, एक सवाल तो हम कर चुके हैं। क्या आप लोग तैयार हो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? तो शुरुआत के 2-3 क्वेश्चंस जो हैं दे आर सुपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जहां पर कैलकुलेशन, फॉर्मूला वगैरह का यूसेज बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ यूज करना है क्या? कॉन्सेप्ट्स और विजुअलाइजेशन। इमेजिन करना है कि भाई हो क्या रहा है और उसमें अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगानी है। ठीक है, इनफैक्ट ये 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़े तगड़े भी हो जाएंगे, और उसके बाद हम जो हमारे प्रॉपर कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई कॉपी पेन के साथ रेडी रहो। एंड एक और बार याद दिला देती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। यही हमारी डील है कि भाई मैं पढ़ाती जाऊंगी, हर एक क्वेश्चन करती जाऊंगी, लेकिन साथ साथ आप भी उन क्वेश्चंस को करोगे, सिर्फ मेरी बातें सुनोगे नहीं। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अ पेबल ऑफ मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, तो यहां पर इस
तस्वीर से आप समझ ही पा रहे हो कि क्या किया जा रहा है। तो अगर आपके हाथ में एक पेबल हो, जो कि मेरे हाथ में है, अब इस पेबल को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकूं कुछ ऐसे, अभी तो मैंने कैच कर लिया, बट अगर इस पेबल को मैं बस ऐसे ऊपर की तरफ फेंकूं, क्या हुआ इसमें? पहले सिचुएशन को समझेंगे। जब मैंने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया तो इनिशियली मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, राइट? इनिशियली कुछ फोर्स लगाया। फोर्स नहीं लगाऊंगी, ऐसे लेके खड़ी रहूंगी तो ये ऊपर थ्रो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। थ्रो करने का मतलब ही क्या है कि मैं इसे फेंक रही हूं, मतलब मैं इस पे कुछ फोर्स लगा रही हूं, राइट? जिसकी वजह से ये जो पेबल है ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी पा रहा है, राइट? अब जब मैं इस पे कुछ फोर्स लगा रही हूं तो इसमें एक इनिशियल वेलोसिटी आ रही है जिससे वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? सिचुएशन को समझेंगे। अब जब मैंने इस पे एक इनिशियल वेलोसिटी इसको मैंने प्रोवाइड करी, हमने क्या देखा, ये पहले तो ऊपर गया, एक पॉइंट तक गया, फिर नीचे आने लगा, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती गई, एक पॉइंट पर जाके, हाईएस्ट पॉइंट पर जाके वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और उसके बाद वापस ये नीचे आने लगा, तो वापस इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी जब वो नीचे की तरफ आ रहा था। यही सिचुएशन थी, ठीक है? अब हमें बताना है कि कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन द पेबल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। जब ये पेबल ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब मैंने तो एक फोर्स लगा के इसको थ्रो कर दिया। अब देखो, फोर्स की यही खासियत होती है कि भाई जिस टाइम पर मैंने वो फोर्स लगाया ना, वो फोर्स की बात उसी टाइम पर होगी। अब एक बार फोर्स लगा के उसको छोड़ दिया, अब जब वो ऊपर जा रहा है उस जर्नी के दौरान तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, राइट? समझ रहे हो? मतलब मैं नहीं लगा रही हूं कोई फोर्स। अब यहां पूछा गया है कि ये जब वो ऊपर जा रहा है उस अपवर्ड जर्नी के दौरान उस पेबल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है? तो जब हम उस अपवर्ड जर्नी की बात करें, अब आप सोचो, इसको एकदम लॉजिकली सोचो कि मेरे हाथ में ये पेबल है, ठीक है? इस पेबल को मैंने एक फोर्स दिया स्टार्टिंग में ऐसे, उसके बाद ये ऊपर जाने लग गया। जब ये ऊपर जा रहा है, इसके अपवर्ड मोशन के दौरान, उस दौरान कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं? आप सोच के बताओ। उस दौरान जब ये पेबल जो है, ये पेबल ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब फोर्स तो मैं पहले दे चुकी हूं जिसकी वजह से ये थ्रो हो पाया है, अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब आप मुझे बताओ, इसका अपवर्ड मोशन हो रहा है, इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? बताओ कौन कौन से लगेंगे? अब भाई पेबल का कुछ मास तो है ही, जो कि यहाँ दिया हुआ भी है। अब चूंकि इसका मास है तो भाई अर्थ हमारा छोड़ेगा थोड़ी, अर्थ तो इसे अपनी तरफ खींचेगा ही विथ mg, राइट? तो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस फोर्स के साथ जो है अर्थ इसे अपनी तरफ खींच ही रहा है। तो इसका मतलब है जब ये अपवर्ड मोशन में है, जब ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है, उस दौरान इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पे लग रहा है, जो नेट फोर्स इस पे लग रहा है, दैट इज mg। किस डायरेक्शन में लग रहा है? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस किस डायरेक्शन में लग रहा है ये फोर्स? वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है? तो ये था हमारा पार्ट ए। अब देखते हैं पार्ट बी, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। मतलब अब जो है हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा स्टोन है, ठीक है, और ये स्टोन जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो मोशन जो है वो डाउनवर्ड मोशन है। अब जब स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, अब यहां भी बच्चों वही सोचने वाली बात है, हम तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे, क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग में एक फोर्स लगा दिया। फोर्स चीज ही ऐसी होती है कि जिस टाइम पे लगाया बस वो उसी टाइम पर उसका जिक्र होगा। अब भाई पहले ये फोर्स लगा था, इस पर उसकी कोई बात नहीं होगी, राइट? अभी फिलहाल मेरा जो ये पेबल है ये डाउनवर्ड मोशन में है, उस दौरान इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? मैं तो उसको टच भी नहीं कर रही जब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, राइट? तो उसका मतलब द ओनली फोर्स जो इस पे लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी का फोर्स है, राइट? अर्थ की ग्रेविटी विच इज अगेन mg। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में भी जो नेट फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है दैट इज mg, और किस डायरेक्शन में? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है? क्लियर हो रहा है?
ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे सिचुएशन की। एट द हाइएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरीली एट रेस्ट। अब जैसे मेरे हाथ में ये पेबल है, इसको मैंने यूं थ्रो किया, तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने थ्रो किया तो ये ऊपर तो गया, एक पॉइंट पे जाकर ये वापस नीचे आने लगा। तो वो जो एक पॉइंट है, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, उससे ऊपर ये गया नहीं था। उस हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंट एक एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0 और उसके बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अब पूछा गया है कि वो वाला जो पॉइंट है जहां पर मोमेंटरीली इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, ये बताओ कि उस पॉइंट पर इस पे कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। अब सोचो, ये जो स्टोन था पहले ये ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, बट अब जैसे एक बार मैंने फोर्स लगा के छोड़ दिया, उसके बाद ये ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, फिर नीचे आया। इस पूरी कहानी के दौरान यार हर टाइम अर्थ का ग्रेविटी निरंतर इसको अपनी तरफ खींचता ही चला जा रहा है। तो इसका मतलब है अगर बात करें हम हाईएस्ट पॉइंट की भी, अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात भी क्यों ना करें, तो हाईएस्ट पॉइंट पर भले ही हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी v 0 हो गई मोमेंटरीली, बट स्टिल उस टाइम पर भी अर्थ जो है इसे अपने नीचे की तरफ ही खींच रहा है, यानी कि F नेट तब भी mg है और तब भी इस फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी भी। इसके बाद पूछा गया है डू योर आंसर्स चेंज इफ the pebble was thrown at an angle of 45 degree with the horizontal direction। अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे उसमें हम कह रहे थे कि भाई पेबल को हमने यूं वर्टिकली अप थ्रो किया, ठीक है। बट अगर हम ये कहें कि भाई पेबल को जो है हमने 45 डिग्री पे थ्रो किया, मतलब यूं थ्रो ना करके हमने उसको कुछ यूं थ्रो किया, राइट। अगर हम पेबल को ऐसे थ्रो करें तो वैसी सिचुएशन में क्या होगी, तो इसका मतलब है कि अब की बार हमने पेबल को इस तरीके से थ्रो किया सच दैट कि ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बनाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो पेबल है वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो पेबल जो है इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, बताओ जल्दी से। ये चैप्टर तो आपने पढ़ ही रखा है, कौन सा पहली बार पढ़ रहे हो, सीधा एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने तो नहीं आए होगे, वन शॉट वीडियो देखा होगा या फिर अपनी एनसीईआरटी की किताब से पढ़ी होगी। किस तरह का मोशन है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन है, वेरी गुड। तो चलो अब इसको अगर हम इस तरीके से थ्रो करें, लेट्स से विद सम वेलोसिटी v, क्योंकि अब थ्रो कर रहे हैं तो एक इनिशियल वेलोसिटी इसको मिली जा रही है। अब जब ये इस मोशन के अंदर है किसी भी पॉइंट पर, लेट अस से इस वाली पॉइंट पर, तो इसकी जो वेलोसिटी है, अब यहाँ पर जब भी हम ऐसे पैराबोलिक मोशन की बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हम क्या देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस वगैरह को इग्नोर कर दिया है। हम कह रहे हैं कि भाई एयर कोई रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है ना किसी भी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज 0। लेकिन जैसे ही हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में दैट इज नॉट 0। क्यों 0 नहीं है, क्योंकि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा अर्थ है ना, अर्थ तो हमेशा ही इसको नीचे की तरफ खींच ही रहा है ना। तो इसीलिए ये पेबल चाहे इस पॉइंट पर हो, चाहे इस पॉइंट पर हो, चाहे इस पॉइंट पर हो या फिर इस पॉइंट पर हो या इसी पॉइंट पर ही क्यों ना हो, हर एक पॉइंट पर इसके ऊपर एक फोर्स हमेशा ही लग रहा है। एंड व्हाट इज दैट फोर्स, वो फोर्स क्या है, mg, क्योंकि इसका मास m तो है ही और अर्थ जो है वो हमेशा ही अपनी तरफ खींच रहा है। सो यानी कि ऐसे सिचुएशन में भी जो हमारा आंसर है ना वो बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी नेट फोर्स जो है इस पे mg होगा और किस डायरेक्शन पे होगा, इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो एक बार फिर से इसके लॉजिक को समझ लो बच्चों। इस तरह के मोशन में क्या हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें हमने कहा कि एक्सेलरेशन 0 है,
राइट क्यों एक्सेलरेशन जीरो है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यार एयर ड्रैग नहीं है, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वाला Vx, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं तो सिचुएशन बदल जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, राइट अब चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, अब जहां पर भी एक्सेलरेशन है वहां पर फोर्स है, राइट तो इसीलिए यहां पर भी जो फोर्स है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर नहीं लग रहा है, यहां पर भी जो नेट फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, और किस तरफ है? डाउनवर्ड से, क्योंकि अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, सो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप हर एक पार्ट को सिर्फ आंसर नोट नहीं कर रहे हो या सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो। स्क्रीनशॉट तो भाई लेना ही मना है, मैं तो कहती हूँ कि ये पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आपको स्क्रीनशॉट लेना ही नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ वैसे वैसे आप सॉल्व करो, जहां जरूरत हो वहां पर वीडियो को पॉज करो, खुद से कैलकुलेट करो एंड देन मूव ऑन। आप देखोगे लर्निंग अलग लेवल की होगी, आप इसको ट्राई करके देखो। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मैम मैंने खुद से कर करके देखा आपका वीडियो बट इससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, देन डेफिनेटली लेट मी नो, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। आई एम 100% श्योर कि जब आप कर करके इस वीडियो को देख रहे होगे तो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो 3 टाइम्स होगा, वो 3x इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना बंद करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो बस बचा क्या, अब m और g की वैल्यूज पुट करो। m की वैल्यू यहाँ दी हुई है और g हम कंसिडर करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस तरीके से हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे और विजुअलाइज करेंगे हम हमारे अगले क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन कह रहा है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। बट ये स्टोन है कहां पर? तो पहला सिचुएशन कहता है कि जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। सो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मैं फिलहाल हूं एक ट्रेन के अंदर, और ये ट्रेन जो है ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रही है, और मेरे हाथ में है एक स्टोन जिसे मैंने ड्रॉप कर दिया। दूसरे सिचुएशन में कहा जा रहा है कि मैं तो अब भी ट्रेन के अंदर ही हूं और मेरे हाथ में अब भी है ये स्टोन जिसको मैंने गिरा दिया, बट अब की बार ट्रेन जो है ये मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तीसरे सिचुएशन में मैं अब भी ट्रेन के अंदर ही हूँ और ट्रेन की विंडो में से मैंने अब फिर से इस स्टोन को ड्रॉप कर दिया, बट अब की बार ये ट्रेन जो है ये मूव तो कर ही रही है, इनफैक्ट ये एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और इसकी एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चौथे सिचुएशन में मैं ट्रेन के अंदर हूं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जो स्टोन है वो ट्रेन के अंदर ट्रेन के फ्लोर पर लाई कर रहा है, और स्टोन ट्रेन के रिलेटिव में रेस्ट पर है, लेकिन जो ट्रेन है वो मूव कर रहा है और वो एक्सेलरेट कर रहा है एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपने क्वेश्चन को थोड़ा विजुअलाइज तो कर लिया है। अगर कर लिया है तो अब देखो कैसे झटपट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सिचुएशन को समझ लिया है हमने, क्वेश्चन को भी समझ लिया है, तो चलो फटाफट से चारों पार्ट्स के आंसर बस लिखते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ एक आपका अच्छा रिकैप भी हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो समझ ही चुके हो अभी तक, है ना। तो पहला पार्ट क्या कह रहा था कि जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन, मतलब कि ट्रेन मूव ही नहीं कर रही है भाई। तो जब ट्रेन मूव ही नहीं कर रही है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो उस केस में जो स्टोन नीचे गिर रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, जो नेट फोर्स उस स्टोन पे लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? mg। स्टोन जब गिर रहा है कौन उसको खींच रहा है? धरती माता यार, अर्थ खींच रही है m इंटू जी। तो मास यहां पर क्या दिया हुआ था? मास दिया हुआ था 0.1 kg। जी की वैल्यू तो हमने हमेशा कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा पार्ट ए का आंसर।
पार्ट बी की बात करते हैं। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। भाई यहाँ पर भी यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ पर जो है ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है। ये किसकी एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ये तो भैया ट्रेन के एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अब ट्रेन की मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। और वैसे भी जैसे ही स्टोन को हमने छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद में स्टोन का क्या है इम्पैक्ट, स्टोन के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, स्टोन के ऊपर जो फोर्स नेट एक्ट कर रहा है दैट इज मास इनटू जी, mg। सो हियर आल्सो अगेन इट इज 1 न्यूटन। और कौन से डायरेक्शन में है ये, वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ये भी कौन से डायरेक्शन में है, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देख लेते हैं पार्ट सी। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि पार्ट सी में बोला जा रहा है कि भाई ट्रेन का एक एक्सेलरेशन है विच इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन तो है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में भी अभी अभी समझाया था कि भाई अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर भी रहा है तो क्या होगा, जब तक वो स्टोन मेरे हाथ में है तब तक वो स्टोन एक्सेलरेट कर रहा है एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ दिया तो वो तो पास्ट हो गया, राइट। फोर्स जो है वो क्या होता है, वो उस इंस्टेंट पे कितना फोर्स लग रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में क्या हुआ था डजंट मैटर, है ना। तो भाई पहले जो है जब तक स्टोन को पकड़ रखा है तब तक वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे ही उसको छोड़ दिया, अब उसके बाद भले ही जैसे ही उसको छोड़ दिया उसकी थोड़ी सी वेलोसिटी रहेगी हॉरिजॉन्टल की तरफ और इसी वजह से वो यूं जाके गिरेगा, राइट। बट छोड़ देने के बाद में वो जो स्टोन है उस स्टोन पे कितना नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में विच इज mg, दैट इज 1 न्यूटन विच इज अगेन इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं है, सबका आंसर वही आ रहा है, लेकिन ये आपको ये सिखा रहा है कि अलग अलग सिचुएशन में भी आप किस तरीके से सिनेरियो को समझोगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो चलो देख लेते हैं नंबर डी, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डी पार्ट में क्या है, हमारा जो स्टोन है वो स्टोन इस ट्रेन के अंदर ही कहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, और ये जो ट्रेन है ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये स्टोन के साथ क्या हो रहा है, स्टोन भी तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो स्टोन के ऊपर फोर्स नेट लग रहा होगा वो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में mg तो एक्ट कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हो, ये अगर हमारा स्टोन है जो ट्रेन के अंदर है तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चूंकि ये जमीन के ऊपर है तो जमीन ऊपर अपना नॉर्मल रिएक्शन भी तो एग्जर्ट करेगा, सो नॉर्मल n ऊपर की तरफ एग्जर्ट होगा। अब ट्रेन चूंकि एक्सेलरेट कर रही है इस डायरेक्शन में, राइट, तो इसका मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन का जो फोर्स है ना वो तो इवन आउट हो जा रहा है, वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो नेट नेट कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इस केस में एक्ट नहीं कर रही है, तो नेट नेट फोर्स इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है 0.1 kg, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 0.1 न्यूटन। ठीक है, बात समझ में आ गई, समझ आ ही गई होगी यार, क्योंकि इसके पहले तो हमने पूरा सिचुएशन को समझ ही लिया था। प्यारे बच्चों तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये भी। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास M। ठीक है, मतलब एक मास है जिससे एक स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंड द अदर टू अ स्मॉल पेग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो थोड़ा सा भाई सिचुएशन को देख लो कि सिचुएशन में हो क्या रहा है। तो ये है हमारा छोटा सा, क्या है, ये है हमारा छोटा सा एक मास M जिसको हमने एक स्ट्रिंग से जोड़ दिया है। स्ट्रिंग की जो दूसरी एंड है वो एक खूंटी से बंधी हुई है एक टेबल के ऊपर। अब क्या हो रहा है कि ये जो स्टोन है ऐसे हॉरिजॉन्टली सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, मतलब उस टेबल के ऊपर ही वो यूं 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 घूम रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ speed v, the net force on the particle directed towards the center is,
ठीक है, तो पार्टिकल जो है ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये किस तरह का मोशन है, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा, हमें पूछा गया है कि फोर्स कितना होगा उस पार्टिकल पे, मतलब जो पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो सिचुएशन को ये समझेंगे कि भाई वो पार्टिकल जो है वो इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मतलब नॉट एग्जैक्टली इस तरीके से, लेट अस से कि हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, अब टेबल के ऊपर वो पार्टिकल मूव कर रहा है, बट अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको इस तरह का एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा, है कि नहीं? ठीक है, दिखेगा, सही बात है। अब ये जो स्पीड है इस पार्टिकल की, अब ये जो पार्टिकल है ना, ये खूंटी से बंधी हुई है इस थ्रेड से। ठीक है, तो कौन है जो इस पार्टिकल को इस सर्कुलर पाथ पर रख रहा है? कौन है वो? एकदम फिजिक्स भूल जाओ, पहले लॉजिक से सोचो। ये जो हमारा जो ये जो मास है m, लेट अस से ये है मेरा मास m। अब ये मास m जो है वो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, वो इस पाथ को छोड़ के ऐसे भाग नहीं जा रहा है। ये इंश्योर कौन कर रहा है? किसकी वजह से वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है? बताओ किसकी वजह से? इस स्ट्रिंग की वजह से, इस रस्सी की वजह से, राइट? तो इसका मतलब ये जो रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है वो फोर्स जो इसको इस सर्कुलर पाथ में रख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द फोर्स। अब अगला सवाल ये है कि भाई ये जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं ये किस टाइप का फोर्स है? यहां पर हम कैसे मोशन की बात कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, राइट? सर्कुलर मोशन में जो हर एक पॉइंट पर ये जो मास है, ये जैसे 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 इस पे मूव करेगा, हर एक पॉइंट पर जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होती है तो एक्सेलरेशन किस तरह का होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। तो हर एक पॉइंट पे, जैसे मान लो जब मास इस पॉइंट पर है तो ये एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, तो ये ऐसे भागना चाहता था शायद, बट सेंटर की तरफ होने की वजह से फिर थोड़ा इधर आ गया, फिर यहाँ पे आया तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ से फिर इधर आ गया, इधर आ गया, मतलब वो भाग ही नहीं पा रहा है यार। भाग क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है वो उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है हर बार हर बार हर बार, और इस चक्कर में वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो कहानी का बॉटम लाइन ये है कि जब कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी हो तो समझ जाओ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किस तरह का एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r। सो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो होता है mv²/r। तो इसका मतलब अगर कोई मास ऐसे एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा? उसके ऊपर फोर्स होगा mv²/r, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अभी अभी मैंने क्या बोला? ये फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? कौन ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रिंग, राइट? तो अब स्ट्रिंग जो है इस फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है बोले तो स्ट्रिंग किस तरीके से अटैच्ड है? अब ये जो स्ट्रिंग है ये खूंटी है, राइट? इस खूंटी से इस मास तक जो स्ट्रिंग अटैच्ड है, इस स्ट्रिंग में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है? कोई भी जगह से जब आप किसी चीज को बांध देते हो तो वो स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? बताओ क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टेंशन, राइट? तो इसका मतलब है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? कहाँ से मिल रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स? टेंशन से। तो टेंशन जो है वही वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो यहाँ पूछा गया था, इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल with speed v, the net force on the particle is, वो net force कितना हो जाएगा? वो net force तो mv²/r होगा, जहां पे r is the radius और यहाँ पर radius क्या है? length of the string, which is mv²/l। तो यहाँ पर वो जो फोर्स है that is mv²/l, बट ये mv²/l की वैल्यू किसके बराबर है?
प्यार से समझना बच्चों, ये mv²/l जो है यही वो फोर्स है जिसकी वजह से ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। बट ये mv²/l जो है ये किसके बराबर है? ये स्ट्रिंग के टेंशन के बराबर है, राइट? तो इसका मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? T - mv²/l नहीं, T + mv²/l नहीं, क्योंकि यहाँ पर T और mv²/l दो अलग चीजें नहीं है यार। समझो बात को, जो टेंशन है वो टेंशन की वजह से ही तो वो फोर्स है, जो टेंशन है तभी तो वो फोर्स है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है, राइट? तो वो दो अलग चीजें नहीं है, मतलब वो दो डिफरेंट फोर्सेस हैं ही नहीं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज mv²/l, वही सेंट्रीपिटल फोर्स इस टेंशन की वजह से ही आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि T इज इक्वल टू mv²/l, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर में आप mv²/l लिख सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर में आप सिर्फ T लिख सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर सिर्फ mv²/l का ऑप्शन है नहीं, लेकिन T का ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा बारीकी से समझना है, रट के करने की कोशिश करोगे तो जिंदगी में कभी आप खुद से फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, यही सच है। ठीक है, तो इसीलिए समझ के करना होगा। यहाँ पर आप सोच के देखो कि T जो है टेंशन और ये mv²/l जो है ये दो अलग अलग फोर्सेस हैं ही नहीं। वो टेंशन जो है वो टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है क्वेश्चन नंबर 4.4 तो कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ कि 4.4 हुआ क्रिस्टल क्लियर। तो चलो बच्चों, जोश कितना हाई है? पूरा हाई है ना भाई, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ 5वें क्वेश्चन पर ही पहुंचे हैं और आज इस वीडियो के अंदर तो हमें 12वीं क्वेश्चन तक जाना है, 12 नंबर के क्वेश्चन तक पहुंचना है। ठीक है, तो जोश पूरा हाई बना के रखना है पूरे एनर्जी के साथ। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि रिलेटिवली एक सिंपलर क्वेश्चन है। हालांकि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, बट इसके पहले जो सवाल हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पे, वो ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल थे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इस सवाल को। A constant retarding force of 50 न्यूटन, रिटार्डिंग फोर्स, ये शब्द आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिटार्डिंग फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स जो क्या कर रहा है, बताओ क्या कर रहा है? जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कुछ बच्चे कहेंगे। कह सकते हैं, करेक्ट है, बट उसका मतलब क्या हुआ? रिटार्डिंग फोर्स मतलब फोर्स कहां से आता है? एक्सेलरेशन और फोर्स लिंक्ड होते हैं, राइट? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर रिटार्डिंग फोर्स है मतलब मास इनटू रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। कोई ऑब्जेक्ट एक ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही थी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब वो रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन हो रही है, राइट? और इस दौरान जो फोर्स लग रही है दैट इज ऑल्सो इन द नेगेटिव डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई भाई कि रिटार्डिंग फोर्स जो है दैट इज 50 न्यूटन। चलो इसमें नेगेटिव साइन लगा देते हैं। इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, बॉडी की मास दी हुई है 20 kgs, मूविंग इनिशियली विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड उसकी थी 15 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द इनिशियल स्पीड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, बॉडी कितनी देर में रुक जाएगी? रुक जाएगी मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जानी है। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? कितनी देर के बाद रुकेगी, यानी कि टाइम की वैल्यू निकालनी है। अब तो सवाल समझ में आ गया क्या करना है। तो लेट अस से ये हमारा बॉडी है, इस बॉडी पर एक 50 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, यानी कि जो फोर्स का डायरेक्शन है और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। मतलब बॉडी तो इस तरफ मूव कर रहा है लेकिन फोर्स उसको इस तरफ लगाई जा रही कि भाई तू रुक जा, राइट? और इसी वजह से कुछ टाइम के बाद वो बॉडी रुक भी जाती है। ठीक है, तो हमें यही निकालना है कि कितने टाइम के बाद वो रुकती है। ठीक है, अच्छा, इस तरह के सवाल बच्चों जहां पर आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, इन चीजों के बीच में कोई एक वैल्यू निकालनी हो तो हम काइनेमैटिक्स के इक्वेशन का यूज करते हैं, या तो v = u + at, या फिर s = ut + ½ at², या फिर v² = u² + 2as, इन्हीं में से किसी इक्वेशन का यूज करते हैं। बट इस इक्वेशन को यूज करने के लिए भी एक्सेलरेशन की वैल्यू तो चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए हमारा स्टेप 1 क्या होगा कि भाई हमें पता है फोर्स
फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स की वैल्यू यहाँ पर है -50, मास की वैल्यू दी हुई है 20 kgs, राइट। सो दिस इज -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू क्या बता रही है कि ये एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, या फिर जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें पता चल गया। अब हमारे पास u पता है, v पता है, a भी पता है और t निकालना है। तो हम पहला काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा देंगे विच इज v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट। तो यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, सिंपल मैथमेटिक्स। v की वैल्यू है 0 माइनस u की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है -2.5। तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2.5। तो ये हो गया 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 0 5 6 ज़ा 30। सो दिस इज 6 सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 सेकेंड के बाद ये बॉडी जा करके रुक जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। काफी सिंपल, काफी इजी क्वेश्चन था। तो बच्चा पार्टी तैयार हो हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kgs। ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है जिसकी मास दी हुई है 3 kgs। ठीक है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। लेकिन फोर्स कितना है वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इनफैक्ट वही हमें कैलकुलेट करना है। और क्या दिया हुआ है, इट चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब उस ऑब्जेक्ट की इनिशियली जो स्पीड थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड हो गई 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड्स। और ये जो स्पीड का चेंज हुआ 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड, ये कितने टाइम में हुआ, 25 सेकेंड में हुआ। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। अब जब ये स्पीड का चेंज हुआ तो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन था मोशन का वो लेकिन सेम ही रहा। सो लेट अस सपोज कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पर हमने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, और इस फोर्स की एप्लीकेशन से इनिशियली ये ऑब्जेक्ट लेट से इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, बाद में भी ये वेलोसिटी v से मूव करता रहा, डायरेक्शन लेकिन सेम ही रहा, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन में चेंज नहीं आया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट जब तक मैं ये बातें कर रही हूँ आई गेस कि बहुत से बच्चों ने शायद इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप उनमें से एक हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4.6 आपसे पहले कर लिया है मैंने सॉल्व। ठीक है, तो चलो देखते हैं कितने बच्चे ये कमेंट करते हैं। फिलहाल मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। मुझे फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो भाई दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। v है, u है, t है। फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे विच इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से हम a को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू है 3.5, u की वैल्यू है 2 अपॉन t की वैल्यू है 25। तो ये हो गया 1.5 अपॉन 25। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 0 सो 3 अपॉन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने डेसिमल में चेंज किया नहीं क्योंकि कौन सा ये फाइनल आंसर है ना। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गई। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ पर दिया हुआ है 3 kgs, एक्सेलरेशन है 3 अपॉन 50, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 50। सो दैट इज 0.18 न्यूटन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0.18 न्यूटन। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा,
कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, सोच के देखो। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, और इसका डायरेक्शन भी वही है, मतलब उसी डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है विथ टाइम, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है मतलब पॉजिटिव फोर्स है, यानी कि फोर्स का जो डायरेक्शन है इट इज द सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी, राइट। तो इसका मतलब है फोर्स की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या फिर बोल लो डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो है ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें निकाल ली है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कुछ भी बड़ा पेचीदा सा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, चीजें काफी सिंपल ही है। लेकिन अगर यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन को घुमा दूं कि मान लो कि हमारे पास सिचुएशन यही रहती, लेकिन अगर मैं ये कहती कि यार फोर्स जो है ना ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता, उस केस में सिचुएशन में क्या चेंज आता, क्या आप मुझे बता सकते हो? उस केस में अगर ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता तो उस केस में सिचुएशन कैसे बदलती? ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्चुअली जो है ना आप एक बहुत ही अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सको, ठीक है। सिचुएशंस के हिसाब से आप अपनी सोच को बदल सको। अगर मैं कहूं कि भाई फोर्स इस डायरेक्शन में ना लग के, जैसे अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी u से मूव कर रही है, इस केस में हमने फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया। अब मैं कह रही हूं कि हमने फोर्स जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, उस केस में क्या होगा बताओ, प्रैक्टिकली बताओ क्या होगा। अब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था u, मैं फोर्स इधर लगाए जा रही हूँ, यानी कि मैं इस ऑब्जेक्ट को अपोज किए जा रही हूँ। तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी जो वेलोसिटी है ये आगे तो बढ़ेगा, बट इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे जाके जीरो हो जाएगी, और चूंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लगते जा रहा है फिर बाद में ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर तक तो ऐसे मूव करेगा, फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मोमेंटरीली स्टॉप कर जाएगा, और फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होने लगेगी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूं अलग से। तो इसका मतलब ये जिस सिचुएशन की बात मैं कर रही हूं, इस सिचुएशन में जो u की वैल्यू है वो पॉजिटिव में होगी, जो v की वैल्यू है वो नेगेटिव में होगी, क्योंकि u इस डायरेक्शन में है लेकिन फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो चूंकि u की वैल्यू और v की वैल्यू के साइंस बदल जाएंगे, मतलब u की वैल्यू हो जाएगी +2 मीटर पर सेकेंड, पर v की वैल्यू हो जाएगी -3.5 मीटर पर सेकेंड। तो चूंकि u और v की वैल्यू अलग हो जाएगी तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस u डिवाइडेड बाय t विच इज 25। तो इस केस में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है देखो वो नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, राइट। तो इस सिचुएशन में, और देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि फोर्स इस केस में मैंने बताया ना, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर फोर्स जो है वो भी नेगेटिव है। तो बेसिकली यहाँ पर यह नेगेटिव एक्सेलरेशन इज बेसिकली रिटार्डेशन, और यहाँ पर जो ये फोर्स है दैट इज रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। तो ये मैंने एक दूसरा सिनेरियो बता दिया, ताकि बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि ये सेम प्रॉब्लम नहीं आएगा, यही प्रॉब्लम घुमा फिरा के आएगा। तो मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि प्रॉब्लम को सोचना कैसे है, दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, ठीक है। बाकी ये वाला जो पोर्शन था ये आपके एनसीईआरटी के सवाल का पार्ट नहीं था। तो प्यारे बच्चों, कैसा है सभी का जोश? 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अब हम पहुंचे गए हैं 7वें क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। जोश कम नहीं होना है, क्योंकि भाई फिजिक्स जैसा टॉपिक है, फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है, लॉज ऑफ मोशन जैसा टॉपिक है यार, जिसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी लॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है। तो अगर हम बेमन से या फिर आधी नींद में वीडियो देख रहे होंगे तो वैसे भी कुछ खास फायदा नहीं होना, ठीक है ना। तो एकदम
फुल ऑन एनर्जी, फुल ऑन जोश के साथ हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बट उसके पहले बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम फिजिक्स में ना थ्योरी समझ में आ जाती है, मैं न्यूमेरिकल्स जो है छोटे छोटे सिंपल वाले जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो भी समझ में आ जाते हैं, बट जैसे ही न्यूमेरिकल्स थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं ना तो फिर हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम आप में से कितने बच्चों को है? आई एम प्रीटी श्योर काफी बच्चों को होगा, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा तंग जो है वो न्यूमेरिकल्स ही करते हैं, है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस के साथ साथ हर एक क्वेश्चन को मैं ऑल्टरनेटिव वेज में एक्सप्लेन करना आपको सिखाती जाऊंगी। जिन भी क्वेश्चन में ऐसी कोई ऑल्टरनेटिव सिनेरियो दिखाने की पॉसिबिलिटी होगी वो भी मैं आपको दिखाती रहूंगी, समझाती रहूंगी, ताकि सिर्फ ये 20-22 क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच भी आप सीख सको। ठीक है, तो यही मेरा फोकस रहेगा इस पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाली सीरीज पे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 विथ फुल जोश। क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस। एक बॉडी है जिसका मास है m, इसके ऊपर 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्रीज पे। तो एक फोर्स है F1, दूसरा फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहा है, सो लेट अस से F2। ठीक है, तो ये 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब इस बॉडी पे एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में है, राइट। ओवरऑल पूरी बॉडी की एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें नेट फोर्स पता होना चाहिए, राइट। तो अगर 2 फोर्सेस इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं विच आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर, तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे बच्चों? एटलीस्ट नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम कैसे निकालेंगे? हमने वेक्टर लॉ में सीखा था कि भाई अगर 2 फोर्सेस हैं तो इनका नेट फोर्स F हम कैसे निकाल सकते हैं? लेटर से ये हमारा नेट फोर्स है, तो ये नेट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? रूट ओवर F1 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। F1 और F2 के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री है, सो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री होता है 0, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर F1 स्क्वायर, F1 की वैल्यू है 8 तो 8 स्क्वायर, F2 की वैल्यू है 6 तो 6 स्क्वायर, तो ये हो गया रूट ओवर 64 प्लस 36 दैट इज रूट ओवर 100 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन, राइट। तो ये हो जाएगा नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अगर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया तो हमें क्या पता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट मास। तो नेट फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। मास कितना हो जाएगा? यहाँ पर मास, इस ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है? 5 kgs, तो ये डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो बच्चों निकल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? इसका डायरेक्शन भी तो निकालना है, निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालने के लिए फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो वापस इसी पिक्चर पे जाएंगे, तो अगर इस F नेट की डायरेक्शन निकालनी हो तो हम क्या निकालेंगे? इस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, राइट। सो लेट अस से अगर ये थीटा है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें दिख ही रहा है, तो डायरेक्शन के लिए, फोर्स के डायरेक्शन के लिए हम कैसे निकालते हैं? अगेन वेक्टर पे ही वापस चले जाओ। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? F2, बेस क्या है? F1, राइट। तो F2 की वैल्यू है 6 अपॉन 8, 2 3 6, 2 4 8, तो यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/4। आप इसी को आंसर लिख सकते हो, tan इनवर्स 3/4। चाहो तो इसको tan इनवर्स 0.75 भी लिख सकते हो और उसी को आंसर बोल सकते हो। और अगर इसकी वैल्यू आपको गिवन है तो फिर आप इसकी वैल्यू को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो थीटा है, ये थीटा इसका डायरेक्शन कैसे बता रहा है? इसका मतलब देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज at
36.87 डिग्रीज विथ F1, राइट, विथ F1 बोल लो या फिर विथ 8 न्यूटन वाला फोर्स, क्योंकि F1 को हमने 8 न्यूटन वाला फोर्स माना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाला और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें जो है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। उन्हीं चीजों को बस यहाँ पर अप्लाई करने वाली बात है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो प्यारे बच्चों, तैयार हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देखने के लिए, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ड्राइवर ऑफ अ 3-व्हीलर मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3-व्हीलर ट्रैवल तो किया ही होगा, मैं डेली ट्रैवल करती हूँ, आई एम श्योर आपने भी किया ही होगा। सो 36 किलोमीटर पर आवर से मूव करने वाली ये व्हीकल, यानी कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकेंड्स। मतलब समझ लो कि वो ऑटो चल रही थी, अचानक से सामने रोड पर सड़क के बीच में एक बच्चा आ गया। उस बच्चे को बचाने के लिए ऑटो वाले ने सडनली ब्रेक मारी और 4 सेकंड के अंदर अंदर गाड़ी को रोकी, यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हुई वो कितनी हुई, 0 हो गई। कितने टाइम में रोकी उसने, 4 सेकंड्स में रोकी। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल। तो यहाँ पर बच्चों रिटार्डिंग फोर्स की बात क्यों हो रही है, रिटार्डिंग फोर्स क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, जो एक्सेलरेशन है वो घट रहा है, जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। पहले 36 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में 0 हो जाती है, तो यानी कि रिटार्डेशन है, राइट, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यानी कि जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, वो भी रिटार्डिंग फोर्स होगा। तो सिचुएशन समझ में आ गई। एक ऑटो वाला ऑटो लेके जा रहा था एट 36 किलोमीटर पर आवर, अचानक से रोड के सामने दिख गया एक छोटा सा बच्चा, उसे बचाने के लिए ऑटो वाले ने ब्रेक लगाई, 4 सेकंड के अंदर अंदर गाड़ी रोकी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो है ना बिल्कुल रियल लाइफ प्रॉब्लम, है कि नहीं। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज दी हुई है, मुझे निकालना क्या है, रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल, यानी कि फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं। मास ऑफ द 3-व्हीलर इज 400 kg एंड मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 kg, यानी कि जो टोटल मास है वो कितना हो जाएगा, 400 व्हीकल का मास और 65 ड्राइवर का मास, यानी कि 465 kg। तो मास तो भाई दिया हुआ है, बट एक्सेलरेशन हमें निकालने की जरूरत है, तो यानी कि इन वैल्यूज के हेल्प से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। उसके पहले इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, ताकि यूनिट्स का कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर लो, सो इनटू मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। 1 आवर इज 60 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब u v t हमें पता है, a निकालना है। क्या करेंगे, पहला इक्वेशन लेंगे विच इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन के हेल्प से a की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v हो गया 0 माइनस u हो गया 10 डिवाइडेड बाई t हो गया 4, तो ये हो जाएगा माइनस 10 बाई 4, 2 5 10, 2 2 4, तो ये हो जाएगा माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू में जो नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है। देखो 2 तरीके होते हैं इसको लिखने के, एक तो आप लिखो a इज इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा होता है कि आप a की जगह लिखो रिटार्डेशन। अगर आप रिटार्डेशन लिख रहे हो तो उसका मतलब ही है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो प्लस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन जो शब्द है यही बता दे रहा है कि ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, चलो ये तो निकल गया एक्सेलरेशन। अब हम निकालेंगे रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू, बोले तो फोर्स की वैल्यू जो कि है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास है 465 इंटू 2.5 माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस 1162.5 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिटार्डिंग फोर्स।
इतना ही सिंपल था, कुछ खास तो था नहीं। इनफैक्ट आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 क्वेश्चन सिमिलर ढांचे के हैं जहां पर हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं और आंसर्स निकाल रहे हैं। तो एक और छोटा सा प्रो टिप जिसे कहते हैं, अच्छा, जब आप फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे 3-4 बातों का आपको ध्यान रखना है बच्चों। पहली चीज है यूनिट्स। यूनिट्स आपके करेक्ट होने चाहिए। अगर 1 किलोमीटर पे है तो कुछ और मीटर में ना हो जाए, फिर आपकी सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यूनिट्स का ध्यान रखोगे। सेकंड चीज, आप साइन कन्वेंशन कंसिडर करोगे कि भाई नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, किस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है, इन बातों का ध्यान रखोगे। सिर्फ ब्लाइंडली फॉर्मूले पे वैल्यू नहीं डालोगे, इसीलिए एक रफ डायग्राम जरूर बनाओगे, इवन दो ये एक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही क्यों ना हो। तीसरा, जो भी आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको आप जरूर से एक बार रिवाइज करोगे। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एक बार जरूर से करना है रिवाइज। बहुत बढ़िया बच्चों, तो हम लोग आ पहुंचे हैं हमारे अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब काफी बच्चे बोल रहे होंगे क्या मैम आप तो सारे ही क्वेश्चन को बोलते हो इंटरेस्टिंग, अब मैं करूं क्या? जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं आप खुद देख लो, ऐसा नहीं है कि बस बोलने के लिए बोल रही हूं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, स्पेशली शुरुआत के जो 4 क्वेश्चन थे एकदम मस्त वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे, हालांकि वैसे क्वेश्चन करना भी जरूरी है क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन आपके कई सारे एग्जाम्स में अक्सर ही पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला बोले तो कम इन्वॉल्व है, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट यहां पर जो सबसे बड़ा कैच है वो है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ा कैच है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? A rocket with a lift of mass 20,000 kgs। लिफ्ट ऑफ मास का मतलब होता है टोटल मास ऑफ द रॉकेट, मतलब रॉकेट का खुद का मास, उसके फ्यूल का मास, ऑक्सीडाइजर का मास, सब कुछ मिला के जो टोटल मास होता है दैट इज कॉल्ड द लिफ्ट ऑफ मास, ठीक है। तो इसका लिफ्ट ऑफ मास कितना है? 20,000 kgs इज ब्लास्टेड अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि इसका मास दिया हुआ है 20,000 kg और इसको जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया गया है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट और फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। ये थ्रस्ट क्या होता है? आपने देखा होगा जो रॉकेट है क्या होता है, रॉकेट ऊपर की तरफ कैसे जाता है, रॉकेट की जो फ्यूल है, फ्यूल इस तरीके से डिस्चार्ज होते हैं जिससे वो रॉकेट को एक अप थ्रस्ट देता है। थ्रस्ट मतलब एक ऐसा फोर्स जो इसे ऊपर जाने के लिए पुश करता है रॉकेट को, राइट। तो उसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट, ऐसे याद रखो, अप थ्रस्ट, अप जाने के लिए जो थ्रस्ट इसे मिल रहा है, जो फोर्स इसे मिल रहा है दैट इज अप थ्रस्ट, ठीक है। तो लेट अस से कि इस रॉकेट में जो अप थ्रस्ट है उसको हम अभी के लिए FT से डिनोट करें, T फॉर थ्रस्ट, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जो फोर्स इस पे लग रहा है, जो इसको, तो अप थ्रस्ट एक तरीके से ना एक रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स किसका? अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है चाहे वो कहीं पर भी है, उसको नीचे की तरफ mg तो एक्ट कर ही रहा है ना भाई, धरती माता अपनी तरफ तो खींच ही रही है, राइट। तो ये जो अप थ्रस्ट है ये इसको एक एडिशनल पुश ऊपर की तरफ देता है ताकि ये जूम ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। अच्छा, अब इस रॉकेट के केस में हो क्या रहा है? रॉकेट जो है इवेंचुअली, जैसा कि हमने देखा, रॉकेट एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। सो नेट रॉकेट का मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। इसका मतलब नेट जो ऊपर का जो ये अपथ्रस्ट है वो नीचे के इस mg से ज्यादा है। मतलब लेट्स से कि रॉकेट को ऊपर से FT खींच रहा है, नीचे से mg खींच रहा है, लेकिन रॉकेट जा ऊपर की तरफ ही रहा है। इसका मतलब जो ऊपर वाला फोर्स है वो ज्यादा है। बात समझ में पा रहे हो? ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रॉकेट का जो ये FT जो है वो mg से ज्यादा है, राइट। तो FT माइनस mg, इस फोर्स का और इस फोर्स का जो डिफरेंस है उतना ही फोर्स के साथ ये रॉकेट जो है ये मूव करेगा, या और वो वाला फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? ये रॉकेट जो है ये ऊपर मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो इसका मतलब ये रॉकेट जो मूव कर रहा है, तो जिस फोर्स के साथ ये मूव कर रहा है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना फोर्स है? जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था माइनस जितना फोर्स इसको नीचे खींच रहा था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिकॉज दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट हियर। तो इसका मतलब ये जो अपथ्रस्ट है ये क्या हो गया? MA प्लस mg,
अब देखो बच्चों, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं बताती जा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में रॉकेट का यही वाला सवाल आए, बट अगर आपको रॉकेट का ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि भाई अपथ्रस्ट क्या होता है, अपथ्रस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपथ्रस्ट कैसे इस एमए से लिंक्ड है, एमजी कहाँ एक्ट करता है, ये बातें अगर आपको पता हो ना, तो क्वेश्चन अगर आपको घुमा फिरा के भी पूछा जाएगा बट यू विल स्टिल बी एबल टू अप्लाई दिस। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। कोई भी रॉकेट जब ऊपर जाता है, कैसे जाता है, उस पर एक अपथ्रस्ट काम करता है, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ होता है, लेकिन उस रॉकेट को नीचे की तरफ भी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसको mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो रॉकेट अगर एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि नेट उसका मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। अब उस एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स एक्ट कर रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और वो फोर्स कौन सा फोर्स है, जो ऊपर का अपथ्रस्ट है माइनस जो नीचे नीचे उसको खींच रहा था, मतलब ऊपर वाला ये अपथ्रस्ट ज्यादा था, तभी तो ये नेट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो अब देखो यहां से हमें ये पता चल गया कि भाई अपथ्रस्ट को हम निकालते कैसे हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट और फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। तो इनिशियल थ्रस्ट जो इस रॉकेट में अप्लाई किया गया, वो इनिशियल थ्रस्ट कितना था, तो वो इनिशियल थ्रस्ट जो है जिसको हम यहाँ पर Ft से डिनोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ma प्लस mg। अब m को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो 20,000 इंटू a की वैल्यू है 5 प्लस g की वैल्यू तो हम 10 ही ले रहे हैं सब जगह, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 15, तो ये हो गया 300,000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया हो। एक और बार दोहरा रही हूं कि इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आसान था, ठीक है, बट इस क्वेश्चन का जो की पार्ट था वो था ये कॉन्सेप्ट। तो ये जो पार्ट था, दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको कोई भी रॉकेट से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करने में मदद करेगा। और इसी के साथ अब हम आप पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा, बहुत मुश्किल तो नहीं कहूंगी, बट हाँ थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी चांसेस है कि अगर बच्चे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस ना करके जाए तो ये क्वेश्चन को करेक्टली करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं हर एक स्टेप पे बताती रहूंगी कि कहां पर गलती होने के ज्यादा चांसेस है, ताकि आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहो। ऊपर से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि बारीक बारीक छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आपके काफी क्लैरिफाई हो जाएंगे, ताकि एग्जैक्टली नॉट दिस क्वेश्चन, कुछ अलग क्वेश्चन भी अगर आता है इससे लिंक्ड तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अगेन एक और बार याद दिला रही हूँ, जो कि मैं बार बार याद दिलाते ही रहती हूँ कि यार मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिर्फ सुन के काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 0.40 kgs मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, टू द नॉर्थ इज सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकेंड्स। काफी लंबा था, राइट। इसमें बोला जा रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, जो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी। फिर स्टार्टिंग में जो है इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी और ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी। सो लेट अस सपोज कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा ओरिजिन मान लेते हैं। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, मतलब बॉडी जो है वो मूव तो कर रही थी इस तरफ, बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो इस तरफ थी, लेकिन जो फोर्स अप्लाई किया गया वो साउथ की तरफ अप्लाई किया गया, मतलब उल्टे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया। ठीक है, और ये फोर्स जो है ये सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए अप्लाई किया गया, मतलब पूरे टाइम फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, अचानक एक फोर्स अप्लाई किया गया 30 सेकेंड्स तक, उसके बाद वापस वो फोर्स हटा लिया गया। सिचुएशन कुछ ऐसी है, टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इज इक्वल टू 0। तो जब t की वैल्यू 0 थी उस समय फोर्स अप्लाई किया गया, मतलब जब t की वैल्यू 0 से कम थी तब कोई फोर्स अप्लाइड नहीं था। ठीक है,
ठीक उसी तरीके से जब t की वैल्यू 30 सेकेंड से ज्यादा थी तब भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा, द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम टू बी x इज इक्वल टू 0, जब t इज इक्वल टू 0 था, एज्यूम करो उस समय बॉडी की जो पोजीशन थी वो भी x इज इक्वल टू 0 थी। नाउ x मतलब यहाँ पर x एक्सिस की बात नहीं कर रही हूं मैं, दिस इज नॉट एक्स वाई एक्सिस, यहाँ पर मैं सिर्फ डायरेक्शन दिखा रही हूँ कि बॉडी जो है नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो बॉडी की जो मूवमेंट है यानी कि x की जो वैल्यू है वो हम इस लाइन के ऊपर देखेंगे। तो मान लो कि x की वैल्यू है ये 0, ये x इज इक्वल टू 0 है, जैसे जैसे ये नॉर्थ की तरफ जाएगा तो उसकी x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू 0 थी व्हेन t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 थी, ठीक है। नाउ प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स एंड 100 सेकेंड्स। तो अलग अलग टाइम पे हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग फॉर t इज इक्वल टू -5 सेकेंड। इसको सॉल्व करने से भी पहले बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझ चुके हो आप। मतलब एक बॉडी है जो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी, ठीक है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ था, वो बॉडी मूव कर रही थी। मूव करते करते एक बार उसका एक पोजीशन आया व्हेन इट वाज एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि उसके पहले तक वो x के नेगेटिव x एक्सिस पर उसकी पोजीशंस चल रही थी। वो मूव करते करते जैसे x इज इक्वल टू 0 पर आई, राइट, उस टाइम पर टाइम क्या था, t इज इक्वल टू 0, और इसी टाइम पर इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक है। अब उस कांस्टेंट फोर्स के एप्लीकेशन के अंडर ये ऑब्जेक्ट मूव किया फॉर द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के बाद यानी कि t इज इक्वल टू 30 के बाद वो जो फोर्स था वो हट गया, ठीक है, यानी कि वो फोर्स गायब हो गया, बट द ऑब्जेक्ट जो है उसके बाद में मूव कर रहा था, राइट। तो बोलने का मतलब है कि ये पूरी कहानी है, राइट। मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं था, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, उसके बाद इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड था। फोर्स अप्लाइड था मतलब एक्सेलरेशन था, तो उस दौरान इसका एक एक्सेलरेटेड मोशन था 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड्स के बाद वापस से फोर्स हट गया, मतलब एक्सेलरेशन हट गया, मतलब फिर से एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। ये कहानी है, ठीक। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। जब t है -5 सेकेंड्स, अब हमने क्या देखा कि भाई जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है ना, इसी टाइम पर फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स अप्लाई हुआ ही तब है जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है। यहां पर t की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि इस दौरान तो कोई फोर्स अप्लाई हुआ ही नहीं है, नो फोर्स इज अप्लाइड, क्योंकि फोर्स अप्लाई होना शुरू ही होगा जब t की वैल्यू 0 सेकेंड पे पहुंचेगी। तो 0 से कम वैल्यू पर तो जो है फोर्स अप्लाइड ही नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर फोर्स अप्लाइड इज 0, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सही बात है ना, एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। अच्छा, इस दौरान ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रही है, वो स्पीड की वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, टाइम की वैल्यू दी हुई है -5 सेकेंड्स। अब आप मुझे खुद बताओ बच्चों, अगर आपके पास स्पीड की वैल्यू है, आपके पास टाइम की वैल्यू है, तो क्या आप उसका पोजीशन नहीं निकाल पाओगे? वेरी सिंपल, राइट, वेरी सिंपल, करेक्ट। स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 10 इंटू 5 इंटू -5 यानी कि -50 मीटर्स। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो पोजीशन कितनी होगी, -50 मीटर्स, यानी कि इस दौरान जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं होगा। मतलब ये तो x इज इक्वल टू 0 है, ये वाला सेंटर, तो मान लो कि इसके नेगेटिव एक्सिस पे यहाँ कहीं पे जहाँ x की वैल्यू है -50 मीटर, और इस टाइम इस दौरान t की वैल्यू कितनी है, एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड्स, राइट। तो मतलब एक रैंडम पोजीशन मैंने मार्क कर दिया कि x इज इक्वल टू -50 पे होगा ऑब्जेक्ट। तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे पार्ट टू मतलब सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि भाई जब t की वैल्यू 25 सेकेंड्स है उस टाइम पर क्या पोजीशन होगी,
ठीक है। तो अब 25 सेकेंड्स पे हो क्या रहा है, हमने क्या देखा, फोर्स का एप्लीकेशन, फोर्स कब से अप्लाई होना शुरू हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 से, कब तक अप्लाई हो रहा है, 30 सेकेंड्स तक, मतलब t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 30 तक, मतलब इस दौरान जो है t इज इक्वल टू 25 सेकेंड के लिए जो है फोर्स इज अप्लाइड। अब चूंकि फोर्स अप्लाइड है, हमें क्या पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यानी कि हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स कितना है, 8 न्यूटन। अब ये जो 8 न्यूटन है बच्चों, अगर आप देखो तो फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर अगर हम ये ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो फोर्स के आगे हम नेगेटिव लगा देंगे, डिवाइडेड बाई मास। मास कितना है, 0.40, तो ये हो गया -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये किस तरह का एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ तक बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व्ड है, इसका मतलब है यहाँ पर अगर मेरे को पोजीशन निकालनी हो या डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कौन से वाली इक्वेशन का हेल्प लेंगे, हमें एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, t दिया हुआ है 25, ये हो जाएगा हाफ इंटू a की जगह -20, इसीलिए देखो ये प्लस जो है माइनस हो गया है, t स्क्वायर दैट इज 25 इंटू 25, तो 2 10s 20 हो गया, ये हो गया 250 माइनस 6250, तो ये हो गया 6000 मीटर। 6000 मीटर को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर ले तो फिर ये हो जाएगा -6 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि t इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स पर इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी -6 किलोमीटर। अगर हम ये ग्राफ तो नहीं है, मतलब अगर हम इस फोटो में देखें, ये नॉर्थ था, इधर साउथ था, तो x की वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव एक्सिस में आ जाएगी, लेटस से कहीं पे आ जाएगी ऐसे, जहां पर x की वैल्यू हो जाएगी -6000 मीटर, और इस दौरान टाइम क्या हो रहा होगा, टाइम हो रहा होगा 25 सेकेंड्स, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि जैसे जैसे देखो अलग अलग टाइम पर t इज इक्वल टू -5 सेकेंड्स पर वो यहाँ पे था, t इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स पर वो यहाँ पे था, तो इस तरीके से हम देखेंगे अब आगे चल के कि t इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स की क्या कहानी है, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब बात करने वाले हैं हम लोग एट t इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स में ना एक कैच है, क्या कैच है, कैच ये है कि अगर मान लो हम टाइम को देखते हैं, ठीक है, जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स था उस टाइम पर फोर्स लगना शुरू हुआ। फोर्स कब तक लगा, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स तक फोर्स लगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक जो है फोर्स लगा, चूंकि फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन था, तो यानी कि इस टाइम के दौरान एक्सेलरेटेड मोशन था, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 30 से लेकर के t इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स तक का जो टाइम है, यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि फोर्स सिर्फ इन 30 सेकेंड्स के लिए लग रहा था। तो यानी कि इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान हो रहा है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ये यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, ठीक है। शुरू के 30 सेकेंड हो रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन, अगले 70 सेकेंड्स हो रहे हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है 30 सेकेंड्स के लिए, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है 70 सेकेंड्स के लिए। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है कि पोजीशन इन 100 सेकेंड्स, मतलब कि इस पूरे टाइम इंटरवल का 0 to 100 सेकेंड्स में जो पूरा टाइम इंटरवल है, उस पूरे टाइम इंटरवल का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं 0 to 30 की। तो यहाँ पर इनिशियली जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड्स, पहले फर्स्ट 30 सेकेंड्स की बात करते हैं, ये वाले 30 सेकेंड्स की बात करेंगे, ठीक है। इसके दौरान u की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, t की वैल्यू दी हुई है 30 सेकेंड्स,
ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले, राइट? एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली थी ना जब हम 25 सेकेंड्स की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जो फोर्स अप्लाइड है पर यूनिट मास जो कि दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकली थी -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने निकाली थी अभी पार्ट 2 में ही, है ना? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकल गई। तो यहां से हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 30 माइनस, माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ए की वैल्यू माइनस में है, हाफ इंटू 20 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 30 इंटू 30, तो ये 2 10s 20 हो गया, तो ये हो गया 300 माइनस ये हो गया 3 3s 9 0 0 0, सो 300 माइनस 9000, तो ये हो गया -8700 मीटर। ठीक है, तो मतलब शुरुआत के 30 सेकेंड्स के बाद इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी -8700 मीटर। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई शुरुआत के 30 सेकेंड्स की। अब बात करेंगे हम लोग फॉर द नेक्स्ट 70 सेकेंड्स। अब हम नेक्स्ट 70 सेकेंड्स की बात करेंगे। तो ये जो 70 सेकेंड्स है अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि ये किस तरह का मोशन है, ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि यहां पर हमें काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ फोर्स अप्लाइड 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। तो यानी कि यहां पर अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे? यहां पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, लेट अस से एक्स से डिनोट करते हैं, तो कैसे निकालेंगे? टाइम इनटू वेलोसिटी, ऐसे निकालेंगे। मतलब इस दौरान जो वेलोसिटी है वो अगर हमें पता हो और अगर हमें टाइम पता हो, टाइम तो हमें पता है कि 70 सेकेंड्स है, लेकिन इस दौरान वेलोसिटी कितनी है उसको निकालने के लिए हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी होगी। क्योंकि देखो शुरुआत के 30 सेकेंड्स में तो एक्सेलरेटेड मोशन था, यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड है, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यानी कि वो बढ़ते 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 एट t इज इक्वल टू 30 एक फाइनल वेलोसिटी पे वो पहुंचेगा। बट उस वेलोसिटी के बाद जो ऑब्जेक्ट है ना उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यानी कि उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो है उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यानी कि इस पॉइंट पर जो भी v की वैल्यू होगी यहां से लेके यहां तक इस पूरे मोशन में v की वही वैल्यू होगी, ऑब्जेक्ट उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। करेक्ट, तो यानी कि अब हमें इस v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो चलो पहले यहाँ पे v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v की वैल्यू निकालने के लिए अगेन हम इन्हीं वैल्यूज का यूज करेंगे। ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है, t हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस AT से निकालेंगे। u कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड, a कितना था? -20, और शुरुआत के ये 30 सेकेंड्स थे, राइट? क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी तो शुरुआत के 30 सेकेंड्स का ही तो ये फाइनल वेलोसिटी है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 600, तो ये हो जाएगा -590 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है ये वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? टाइम है 70 और वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली -590, तो ये हो गया -41300 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों? फर्स्ट के 30 सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो था 8700, अगले 70 सेकेंड्स में हुआ 41300। ठीक है, तो अब अगर हम लोग वापस से इस लाइन पे जाएं तो इसका मतलब है कि भाई शुरुआत के 30 सेकेंड्स के बाद 8700 वाले पॉइंट पे था, यहाँ कहीं था, और उसके अगले 70 सेकेंड्स के बाद वो 41,300 मतलब और भी नीचे कहीं पे इस पॉइंट पर था। सो कुल मिला के मतलब यहाँ तक ये इतना डिस्टेंस हुआ, फिर अगले 70 सेकेंड्स में उसने इतना और कवर किया। बात को समझो, यानी कि 30 सेकेंड्स में -8700, पहले 30 सेकेंड्स में उसकी पोजीशन कहां पर थी? -8700 पे थी। अगले 70 सेकेंड्स के बाद उसकी पोजीशन कहां पर थी? -41,300 पे थी। बात समझ में आ गई? हमको निकालना क्या था? पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम प्रेडिक्ट्स इट्स पोजीशन एट 100 सेकेंड्स। तो अब 100 सेकेंड्स के बाद उसकी जो पोजीशन होगी वो एग्जैक्टली किस पॉइंट पर होगा, वो कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे डिस्टेंस covered in
100 सेकेंड्स, तो जो नेट डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -8700 -41300, दोनों को ऐड कर देंगे, पहले 30 सेकेंड्स का और उसके बाद अगले 70 सेकेंड्स का, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा -50,000 मीटर्स, बोले तो -50 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि आफ्टर 100 सेकेंड्स, लेट अस से कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे अगर x की वैल्यू है -50 किलोमीटर, तो ये किस टाइम पर है, एट t इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। बात समझ में आ गई क्या हुआ, सिचुएशन समझ में आ गई कि क्या हुआ। पहले हमने क्या किया, चूंकि यहाँ पर ये जो 100 सेकेंड्स थे ना, ये 100 सेकेंड्स अलग अलग थे, मतलब 100 सेकेंड्स के अंदर 30 सेकेंड्स में एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा था, बाकी 70 सेकेंड्स में नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा था, करेक्ट। तो इसी वजह से इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, पहले 30 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकाल लिया, अगले 70 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकाल लिया, करेक्ट। तो अब ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो उससे मतलब ये क्या बता रहा है कि अगले 70 सेकेंड्स में कितना कवर किया, बट हमें पता क्या करना है, पूरे 100 सेकेंड्स में कितना कवर किया, तो पूरे 100 सेकेंड्स में कितना कवर किया निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया हमने। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करेंगे बच्चों, इसको तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं उम्मीद कर रही हूँ आप खुद भी सॉल्व कर रहे होगे मेरे साथ साथ। अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार ग्राफिकली देखेंगे। क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि ग्राफ्स जो है ना आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये बात मुझे पता है, और इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है ग्राफ बताने के लिए, बट जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन हमें एक सिचुएशन दे रहा है, तो मुझे लगा अगर हम लोग ग्राफ से इसको देख लें तो थोड़ा सा ना ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट भी आपका एक बार रिविजन भी हो जाएगा और थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी से समझ में आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर लिख के बताओ, मतलब हाँ, हर क्वेश्चन करते करते बीच बीच में कमेंट्स में जरूर बताते रहो कि क्या समझ में आ रहा है, क्या कम समझ में आ रहा है, क्या बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कौन सी चीजें आपने सॉल्व करी, कौन सी नहीं करी, सारी बातें मुझे भी तो पता होनी चाहिए, है कि नहीं। चलो, तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, जस्ट फॉर आवर प्रैक्टिस, ताकि ग्राफ वाली नॉलेज भी हमारी इंटैक्ट रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम 3 ग्राफ्स बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों बनाएंगे हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि भाई t इज इक्वल टू 0 पर जो है ना एक फोर्स लगा था, जो t इज इक्वल टू 30, इस वाले टाइम फ्रेम पर एक फोर्स लगा था, ठीक है। चूंकि फोर्स लगा था तो इस वाले टाइम फ्रेम में एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था, राइट। और इस एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू भी निकाली थी बकायदा, और वो वैल्यू कितनी निकली थी, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन थी, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि t इज इक्वल टू 30 के बाद वाला जो टाइम था ना, उसमें एक्सेलरेशन 0 था, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ठीक उसी तरीके से t इज इक्वल टू 0 से पहले वाला जो टाइम था ना, इस वाले टाइम पर भी जो है एक्सेलरेशन 0 था, क्योंकि फोर्स अप्लाई हुआ ही नहीं था। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो अब आप मुझे बताओ, जब t की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 0 से लेके 30, उस समय एक्सेलरेशन की एक कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू है। तो एक्सेलरेशन की एक कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू, लेट अस से ये जो है -20 डिनोट करती है। तो इस टाइम के दौरान एक्सेलरेशन की एक कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू है। इसके अलावा इस टाइम के बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इस टाइम के पहले भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू -20, और ये एक्सेलरेशन जो है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे बदल रहा है वो तो समझ में आ गया, बट वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। अब जिस दौरान t इज इक्वल टू लेस देन 0 वाले टाइम पे, जब एक्सेलरेशन 0 था, उस टाइम पर ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा था, इस टाइम पर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कैसे कर रहा था, इट वॉज मूविंग विथ वेलोसिटी u,
जिसकी वैल्यू थी 20 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ था 20 नहीं 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसका मतलब ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर v की जो वैल्यू थी ना 0 से पहले एक कांस्टेंट वैल्यू थी, और ये वैल्यू कितनी थी, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू थी। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला जो टाइम है ना फॉर 30 सेकेंड्स, मतलब ये जो पॉइंट है ना बच्चों, दिस पॉइंट इज t इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट भी वही पॉइंट है जब t इज इक्वल टू 30 है, और ये पॉइंट भी वही पॉइंट है जब t की वैल्यू कितनी है, 30 है, ठीक है। तो अब 0 to 30 के बीच में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन था -20, एक्सेलरेशन -20 था, नेगेटिव था, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी इस दौरान। लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही थी, राइट। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है यहां से कुछ इस तरीके से कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही थी इस दौरान। उसके बाद जैसे ही हम 30 सेकेंड्स वाले मार्क पे पहुंच गए, उसके बाद वापस से एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। तो इस दौरान जो भी वेलोसिटी की वैल्यू थी इस टाइम पर, फिर से वो वाली वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है। और आप लोग मुझे बताओ कि इस दौरान वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी। शुरुआत में तो वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, बट हमने निकाली थी ना कि एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड्स कितनी वेलोसिटी होगी। वो वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली थी v की, ये निकली थी 90 मीटर पर सेकेंड। देखो मजा आ रहा है कि नहीं। इससे पहले हमने सारे फॉर्मूला लगा लगा के सिचुएशन को समझ के सॉल्व किया, अब हम देख रहे हैं कि जो वैल्यूज हमने निकाली थी उसी के हेल्प से हम कितना बढ़िया ग्राफ भी बना पा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना दिया, ठीक है। अब बनाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इधर हमने ले लिया पोजीशन और इधर एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने टाइम। अब पोजीशन टाइम ग्राफ के साथ क्या हो रहा है भाई, देखो t इज इक्वल टू 0 से पहले एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब पोजीशन जो है वो चेंज होता जा रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज होता जा रहा है, राइट। तो इसीलिए यहां से यहां तक जो है वेलोसिटी जो है, अच्छा अब ये वाली जो वैल्यूज है, क्या ये हमने कैलकुलेट करी है, बिल्कुल कैलकुलेट करी है, x की वैल्यूज कैलकुलेट करी है ना भाई, कि जब t की वैल्यू होगी -5 सेकेंड, लेट अस से t की वैल्यू अगर यहाँ पर -5 सेकेंड है, तो उस टाइम पर वेलोसिटी की पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो हमने कितनी निकाली थी, बताओ कितनी निकाली थी, -50, एग्जैक्टली -50 मीटर, जब t की वैल्यू कितनी थी, -5 सेकेंड्स। ये कैलकुलेट किया था हमने ना, एट -5 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स। तो उसी के बेसिस पे बता रही हूँ कि इस दौरान उसकी ये वाली पॉइंट थी उसकी पोजीशन, ठीक है। अच्छा x इज इक्वल टू 0 से लेके 30 तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली घटती चली जा रही है, राइट। इसका मतलब पोजीशन क्या हो रहा होगा, पोजीशन में हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। पोजीशन अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी फिर कांस्टेंट होगी, बट यहाँ पर तो वेलोसिटी ही डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जो पोजीशन यहाँ पर हमें मिलेगा वो कैसा होगा, पोजीशन कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ में जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। इनफैक्ट इसके बाद जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वापस से जो पोजीशन है ना वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो रफली कुछ एक इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ में भी आप देखो एट t इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स, मतलब जब t की वैल्यू लेटेस्ट से 25 सेकेंड्स है, मान लो यहाँ कहीं पे जब t की वैल्यू है 25, ठीक है, t इज इक्वल टू ये 25 है, तो इस दौरान जो है आप क्या देखोगे कि इसकी एक वैल्यू होगी। ये जो ग्राफ है ना ये बहुत ही एक रफ सा ग्राफ बनाया है मैंने, तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होगी ना पोजीशन की, वही पोजीशन की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, जो कितनी निकली थी, -6 किलोमीटर। अब आप ये मत समझना कि इतना छोटा डिस्टेंस कैसे हो सकता है -6 किलोमीटर, बस आपको समझाने के लिए एक रफ ग्राफ बना रही हूँ, जस्ट टू शो यू कि जो हमने कैलकुलेट किया था उसको हम ग्राफिकली ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट। तो ये एक एक्सरसाइज मैं आपको करवाना चाह रही थी ताकि जो भी हमने अभी कैलकुलेट किया ये आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इनफैक्ट इससे जो है ना एक बार ये रिवीजन भी हो जाए कि कैलकुलेशन के साथ साथ उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, या फिर अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो उससे हम डेटा इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो हमने किया ये आपको जरूर हेल्प की होगी।
तो प्यारे बच्चों, अब हम आ पहुंचे हैं हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 पे। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन के सिनेरियो को समझने की जरूरत है, बट उससे भी पहले क्वेश्चन पढ़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं। सो अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक ट्रक है जो पहले रेस्ट पर था। ठीक है, पहले रेस्ट पर था, मतलब ही क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। उसके बाद ये चलना शुरू किया और उस समय ये एक्सेलरेट करने लगा एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एट t is equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on top of the truck 6 meter high from the ground. ठीक है, अब देखो, अब सिचुएशन को थोड़ा विजुअलाइज करो। एक ट्रक है, पहले रेस्ट पर था, अब ये ट्रक चलने लगा, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस ट्रक के ऊपर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, जो वहां से एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, अब पहले अच्छे से इस बात को समझो कि जब तक उस आदमी ने स्टोन को पकड़ रखा है अपनी हाथ में, तब तक क्या हो रहा है, ट्रक मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस आदमी का एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि ये ट्रक के साथ ही है, और स्टोन का एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जब तक वो स्टोन उसके हाथ में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आ रहा है, जब एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स पे ये आदमी अपने हाथ से स्टोन को क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। जैसे ही वो स्टोन को छोड़ दे रहा है, फिर क्या हो रहा है, स्टोन के एक्सेलरेशन के साथ अब जो है, जैसे ही स्टोन को छोड़ दिया, अब स्टोन के ऊपर नेट क्या एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, राइट। तो अब कुल मिलाके इस सिचुएशन में स्टोन का जो मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है, पहले जो है स्टोन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था जब तक उस आदमी ने स्टोन को हाथ में पकड़ा था। जैसे ही उसने छोड़ दिया, अब भाई स्टोन को तो अभी भी वो आदत है, इनर्शिया जिसके बारे में हमने पढ़ा है, स्टोन को अभी भी आदत है कि भाई सीधे सीधे चलना था, बट अचानक से उसका सहारा ही चला गया, आदमी ने उसे छोड़ दिया अपने हाथ से। तो अब स्टोन के साथ क्या हुआ, वो आगे जाने का सोच तो रहा था, बट अब आगे जाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि अब वो आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा है, बल्कि वर्टिकली एक्सेलरेट कर रहा है। तो क्या होगा, जैसे ही स्टोन हाथ से छूटा, थोड़ी देर तक वो यूं जाके ऐसे धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। सो बेसिकली ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये समझना कि स्टोन का पाथ कैसा होगा और स्टोन के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। What are the velocity and acceleration of the stone at t is equal to 11 seconds? 10 सेकेंड्स पे उसको गिराया, बताना यह है कि उसके 1 सेकेंड बाद यानी कि 11 सेकेंड्स पे उस स्टोन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितनी होगी। ठीक, तो चलो अब सिचुएशन हम सबको समझ में आ गई है। अब हम लोग इसका एक रफ सा यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। सो मान लो कि ये ट्रक है, इस ट्रक के ऊपर खड़ा आदमी ये है, ठीक है, और इसके हाथ में क्या है, एक स्टोन है। ठीक है, तो जैसे ही ये स्टोन को छोड़ देगा तो इसका पाथ जो है वो कुछ यूं हो जाएगा और वो इस तरीके से गिरेगा पैराबोलिक पाथ में। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तो भाई पहले 10 सेकेंड की कहानी क्या थी, फिर से विजुअलाइज करो। पहले 10 सेकेंड की कहानी क्या थी कि जो स्टोन है वो उस पर्सन के हाथ में है, यानी कि उस स्टोन पे क्या एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यानी कि 10 सेकेंड तक स्टोन के ऊपर जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही एक्सेलरेशन जो ट्रक पे है, क्योंकि अभी ट्रक मूव कर रहा है, ट्रक में ही स्टोन है, तो स्टोन भी उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, हमने ये भी देखा था कि इनिशियली ट्रक रेस्ट में था, यानी कि इनिशियली स्टोन भी तो रेस्ट में ही था, राइट। तो यू की वैल्यू भी अपने को पता है। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे v की वैल्यू की फाइनल वेलोसिटी 10 सेकेंड के बाद स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी। तो आप कहोगे कि वही होगी जो ट्रक की वेलोसिटी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, चलो वो निकालते हैं। काइनेमेटिक्स के पहले इक्वेशन का हेल्प लेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस AT, t की वैल्यू यहाँ क्या होगी भाई, 10 सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो t की वैल्यू हो जाएगी 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया 0 प्लस
2 इंटू 10 बोले तो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि ये जो v की जो वैल्यू है ये vx की वैल्यू है एक्चुअली, राइट क्योंकि ये जो वेलोसिटी है स्टोन की, जब तक ये हाथ में पकड़ा हुआ है आदमी ने, तब तक स्टोन की जो वेलोसिटी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या स्टोन की कोई वेलोसिटी है? नहीं, जीरो वेलोसिटी है। तो पहले 10 सेकेंड में स्टोन की सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 11 सेकेंड्स, यानी कि इस दौरान कितने टाइम की हम बात कर रहे हैं? हम 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, है ना। पहले 10 सेकेंड की बात हमने कर ली, अब हम अगले 1 सेकेंड की बात करेंगे। अगले 1 सेकेंड में भाई पिक्चर बदल चुकी है क्योंकि स्टोन को गिरा दिया गया है, राइट। अब जैसे ही स्टोन को गिरा दिया गया है तो इसमें एक वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी आ चुकी है ना, एक वर्टिकल। अब सिर्फ इसको इमेजिन करो, इस सिचुएशन को इमेजिन करो कि स्टोन को किसी ने हाथ में पकड़ा हुआ था, उसको छोड़ दिया, राइट। तो जब तक अब सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम बात करें वी वाई, तो ये क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? यू इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन प्लस g इंटू टी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर बताओ कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी? आप बताओ मुझे। इनिशियल जो वेलोसिटी है, अब अगेन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये हो जाएगी 0, क्योंकि यार वर्टिकल डायरेक्शन में अब तक, इसके पहले तक, स्टोन को छोड़ने के पहले तक कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब है यहां पर अगर हम वी वाई की वैल्यू निकालें तो जी की वैल्यू हम ले लेंगे 10 और यहां पर टाइम है 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी वी वाई की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालने की जरूरत क्या है? हमने क्या क्या निकाला? हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, हमने वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू निकाली। अब एक और बात, इस 1 सेकेंड के दौरान, मतलब 10 सेकेंड से 11 सेकेंड तक जब स्टोन को हमने छोड़ दिया, उस दौरान जो स्टोन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? क्या वो 0 होगा? 0 नहीं होगा, 0 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? अब फिर से सिचुएशन को विजुलाइज करो कि भाई ट्रक के ऊपर पहले आदमी ने स्टोन को पकड़ा हुआ था, उस समय स्टोन जो है किस वेलोसिटी से जा रहा था? 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ठीक है। अब मैंने स्टोन को छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया, तो अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट तो नहीं करेगा, एक्सेलरेशन इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा, लेकिन इसके पास जो ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी तो अभी रहेगी ना। भले ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इसीलिए गिरेगा इवेंचुअली नीचे की तरफ, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी भी तो है, तभी तो ये पैराबोलिक पाथ ले रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी इसमें होती ही नहीं तब तो ये यूं सीधा गिरता। सही बात है कि नहीं? अगर मान लो मैं ऐसे ही खड़ी हूं और मैं स्टोन को गिराऊं ऐसे, तो स्टोन तो ऐसे यूं वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरेगा, ऐसे घूम के तो नहीं गिरेगा। वो ऐसे घूम के क्यों गिर रहा है? क्योंकि स्टोन में एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो बोलने का मतलब है कि ये जो 1 सेकेंड है ना, इस 1 सेकेंड के दौरान Vx की जो वैल्यू है इट रिमेन्स द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आता है एक्स डायरेक्शन में। अब जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट के दौरान इसकी जो नेट जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है नेट, बट इस वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी तो है, राइट। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू उतनी ही रहेगी अब जैसे वो गिर रहा है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो हमने यहां पर निकाली है वी वाई, राइट। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है नेट वेलोसिटी की वैल्यू, कि नेट इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। और हमने क्या निकाला? हमने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया है, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया है। अब अगर दोनों कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं तो क्या बहुत मुश्किल है नेट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को निकालना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? √/vx² प्लस vy²। इतना तो पता ही है आप सभी को,
है कि नहीं? तो अब v की वैल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट ओवर v x की वैल्यू थी 20, सो 20 का होल स्क्वायर, v y की वैल्यू है 10, तो 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 400 प्लस 100 रूट ओवर 500, तो ये हो जाएगा 10 रूट 5, जिसकी वैल्यू निकल जाएगी 22.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मतलब स्टोन की जो वेलोसिटी होगी एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू 11 सेकेंड्स पे, मतलब 11 सेकेंड्स के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 22.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब चूंकि वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देना तो वैसी बात हो जाएगी कि भाई आधी अधूरी कहानी बता दी हमने, है ना, तो हमें इसकी डायरेक्शन को भी देने की जरूरत है। तो चलो वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये कौन बताएगा हमें? ये बताएगा टैन थीटा। टैन थीटा क्या हो जाएगा? ये जो थीटा है, लेट अस से कि ये थीटा है, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा? वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की वैल्यू निकल के आई थी 10, वी एक्स की वैल्यू थी 20, तो ये हो गया 1/2। सो थीटा की वैल्यू हो गई टैन इनवर्स 1/2, या फिर बोल सकते हो थीटा की वैल्यू है टैन इनवर्स 0.5। तो इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी विल मेक एंगल थीटा दैट इज टैन इनवर्स 0.5 विथ द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन भी निकल गया, मैग्नीट्यूड भी निकल गया। अब बारी है निकालने की एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन भी निकालना था। अगर एक्सेलरेशन की बात करें, जैसे इसी पॉइंट को लेते हैं, इस पॉइंट पर जब हमारा स्टोन है तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक बार जब तक पकड़े हुए थे तब तक एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, लेकिन जैसे ही हमने छोड़ दिया है, क्योंकि यहां पर हमें निकालना है एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड, t इज इक्वल टू 11 सेकेंड्स, उस इंस्टेंट पे निकालना है। तो इस इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा, इस इंस्टेंट पर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। सो देयरफॉर जो हमारा नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि g की वैल्यू है। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? g का डायरेक्शन क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो यानी कि इसका डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। तो बच्चों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ बॉब ऑफ मास 0.1 kgs is hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set to oscillation। मतलब हमने एक मास को यूं हैंग कर दिया है पेंडुलम की तरह, जहां पर हमें मास का ये जो बॉब है इसका मास है 0.1 kg, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है 2 मीटर्स और ये ऑसिलेट कर रहा है, एक पेंडुलम की तरह जो है ये ऑसिलेट कर रहा है, राइट। अच्छा, पेंडुलम की तरह जब ये ऑसिलेट करते हैं तो इसमें दो बातें होती है। एक तो होता है इसका मीन पोजीशन, यानी कि जब ये बिल्कुल सेंटर पे है, राइट। मेन पोजीशन के टाइम पर इसके पास कुछ वेलोसिटी होती है और उसी वेलोसिटी की वजह से ये एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ जाता है। जैसे देखो बीच में है, बीच से ये यूं गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, यानी कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते जाते वेलोसिटी 0 हो जाती है। जैसे ही वेलोसिटी 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो ये रिवर्स कर लेता है अपना डायरेक्शन, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मीन पोजीशन पे ज्यादा हो जाती है, फिर मीन पोजीशन से जैसे ही वो दूसरे तरफ आता है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, वापस से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि मीन पोजीशन पर इसके पास कुछ वेलोसिटी होती है, सम नॉन जीरो वैल्यू, एंड एक्सट्रीम पोजीशंस पर तो एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीन पोजीशन पर जो स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब
if the string is cut when the bob is at one of its extreme positions. अब मान लो जब ये बॉब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है, उसी दौरान अगर इस स्ट्रिंग को काट दी जाए तो क्या होगा? अब आप बोलोगे जाहिर सी बात है कि जो मास है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट इज परफेक्ट. लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसका पाथ कैसा होगा, कैसे पाथ से ये नीचे गिरेगा. अब देखो एक्सट्रीम पोजीशंस पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है, मतलब इसकी खुद की कोई वेलोसिटी नहीं है, राइट. तो इसका मतलब अब इसमें जो भी वेलोसिटी होगी वो किसके वजह से होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से. तो इस वजह से यहाँ पर ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक स्ट्रेट लाइन में वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉल करेगी. तो यही इसका ट्रैजेक्टरी होगा. दूसरी तरफ पार्ट बी में क्या पूछा गया है कि व्हेन इट इज एट इट्स मीन पोजीशन. अब जब ये मीन पोजीशन पर है बच्चों, उस टाइम पर देखो इसकी ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कुछ, कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड. तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलरेडी है. अब यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को काट दी, बट हमारा जो ये बॉब है ना, ये तो बाई डिफॉल्ट बाई इट्स इनर्शिया इसको तो पता है कि भाई मेरे को ऐसे मूव करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट. तो इस वजह से यहाँ पर इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी हो जाएगी? अभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स खींच रहा है, बट अभी जो बॉब है ना इसको जाना है आगे. इसका वही माइंडसेट बना हुआ है, बट अचानक से रस्सी काट दी गई यार, उसकी क्या गलती है? तो अब वो आगे ही जाने की सोच रहा है, लेकिन अब उसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसे यूं आगे तो जा रहा है बट इवेंचुअली वो नीचे की तरफ गिर जा रहा है. सो बेसिकली कैसा पाथ फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है एक पैराबोलिक पाथ, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो बॉब है, ये जो मास है, इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी है, राइट, 1 मीटर पर सेकेंड, और इसके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एज अ रिजल्ट क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स है, उसके वजह से ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है. ठीक है, क्लियर है? तो बच्चा पार्टी आज के लिए यहीं तक, क्योंकि पिछले 3 चैप्टर्स के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमने डाले थे वो काफी लंबे हो गए थे. 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक के वीडियोस हो गए थे. एंड बहुत से बच्चों ने हमें बताया कि इतना लंबा वीडियो उन्हें एक बार में देखना उनसे हो नहीं पाता है, क्योंकि इन वीडियोज में सिर्फ देखना काफी नहीं होता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करने पड़ते हैं. तो इसी वजह से इस बार के इस वीडियो को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में. तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर किया. अब हम जल्दी ही पार्ट 2 लेकर आएंगे इसी वीडियो का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक कवर करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. बाकी अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं पर भी कुछ डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे, जहां पर हम आपके सारे डाउट्स के आंसर करते हैं. इसके अलावा इस वीडियो को देखने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्या आपको ऐसा लगा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो पहले बहुत मुश्किल लगते थे अब वो समझ में आ रहे हैं, अब अप्रोच भी समझ में आ रहा है? तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट्स में बताओ, ताकि आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं अपनी टीचिंग स्टाइल को और इम्प्रूव कर सकूं, हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस लेकर आ सके इन फ्यूचर. सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर. और हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट हुआ है क्रिस्टल क्लियर तो आप क्या करोगे? हमेशा की तरह कॉमेंट में लिख कर बताओगे कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर. तो मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक और धमाकेदार जोरदार वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय. लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स absolutely free of cost. LearnoHub क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है LearnoHub नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री. इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं. और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ LearnoHub. हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है. आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है LearnoHub स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. LearnoHub फ्री है पर बेस्ट है.